हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरपी। आप सबका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 की क्वेश्चन पेपर एनालिसिस की क्लास चल रही है, जिसमें हम कर रहे हैं हमारा पेपर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र फर्स्ट और हमारा सेट है बी। लास्ट क्लास में हमने इसके 35 क्वेश्चंस तक सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट दे रखा है, भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया है। सेकंड, भारत अपने द्वारा चिन्हित सभी 30 अति आवश्यक खनिजों में साधन संपन्न है। थर्ड दे रखा है, संसद ने 2023 में खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन कर कतिपय अति आवश्यक खनिजों के लिए खनन पट्टा और संयुक्त कंपोजिट लाइसेंस नीलामी से देने हेतु केंद्रीय सरकार को अनन्य रूप से सशक्त किया है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 एंड 3 ये करेक्ट है। सेकंड वाला गलत है। भारत है उसने 30 महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर अभी नहीं बना है, लेकिन घरेलू खोज और विदेशी साझेदारी के माध्यम से इन खनिजों को सुरक्षित करने के लिए तेजी से काम कर रहा है। तो हमारा सेकंड वाला गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट दे रखा है, जहां तक किसी कंपनी में निवेश से प्राप्त प्रतिफलों का संबंध है, आमतौर पर यह माना जाता है कि स्टॉक धारकों की तुलना में बॉन्ड धारकों को अपेक्षाकृत कम जोखिम रहता है। कथन सेकंड है, बॉन्ड धारक किसी कंपनी के ऋणदाता होते हैं, जबकि स्टॉक धारक उसके स्वामी होते हैं। कथन 3 दे रखा है, पुनर्भुगतान के प्रयोजन के लिए किसी कंपनी द्वारा बॉन्ड धारकों को स्टॉक धारकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं तथा वे दोनों कथन एक की सही व्याख्या करते हैं। स्टॉक धारक मतलब शेयर धारक, ये कंपनी के आंशिक मालिक होते हैं जो मुनाफा मतलब जो भी लाभांश मिलता है और जो उच्च जोखिम है उसके साथ शेयर की कीमत बढ़ने से लाभ कमाते हैं। इसके विपरीत बॉन्ड धारक कंपनी या सरकार को पैसा उधार देने वाले लेनदार होते हैं, जिन्हें निश्चित ब्याज मिलता है और जो स्टॉक की तुलना में कम जोखिम उठाते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, वैश्विक स्तर पर किए गए सभी इक्विटी विकल्प संविदाओं के कारोबार में भारत का अत्यधिक वृहद अंश होता है। इस प्रकार भारत सहसा अतिवृद्धि को दर्शाता है। सेकंड है, हाल के विगत समय में भारत का स्टॉक बाजार तेजी से बढ़ा है, यहाँ तक कि उसने एक समय इसमें हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया। थर्ड दे रखा है, छोटे निवेशकों को या तो विकल्प व्यापार जोखिमों की चेतावनी देने या इस विषय में अपंजीकृत वित्तीय सलाहकारों पर कार्रवाई करने के लिए कोई नियामक निकाय नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1 एंड फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, थर्ड वाला गलत है। भारत में अपंजीकृत वित्तीय सलाहकारों के लिए कोई विशिष्ट संस्थागत निकाय तो नहीं है, लेकिन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ऐसे व्यक्तियों संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार रखता है। सेबी के पास अनधिकृत वित्तीय सलाहकारों के खिलाफ जांच करने, जुर्माना लगाने और कार्रवाई करने की शक्ति है। अतः यह कहना गलत है कि कोई नियम नहीं है। तो थर्ड वाला हमारा गलत हो जाता है एंड फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती है। कथन सेकंड, चक्रीय अर्थव्यवस्था आगत के रूप में कच्चे माल के प्रयोग को कम करती है। कथन 3, चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया में अपव्यय को कम करती है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? इसका आंसर है ऑप्शन ए। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं तथा वे दोनों कथन एक की व्याख्या करते हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था एक ऐसी टिकाऊ प्रणाली है जो बनाओ, उपयोग करो और फेंको, इसकी जगह पे संसाधनों की पुनः उपयोग, रीयूज
मरम्मत, रिपेयर, नवीनीकरण, रिफर्बिश और पुनर्चक्रण, रिसाइकल पर जोर देती है। इसमें कचरा ना के बराबर उत्पन्न होता है और उत्पादों का जीवन काल बढ़ाकर पर्यावरण की रक्षा की जाती है। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, पूंजीगत प्राप्तियां देयता का सृजन करती हैं या सरकार की परिसंपत्ति में ये कमी लाती हैं। सेकंड, उधार ऋण और विनिवेश पूंजीगत प्राप्तियां हैं। थर्ड, ऋणों पर प्राप्त ब्याज सरकार की देयता का सृजन करता है। तो इसका आंसर है हमारा, उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, थर्ड वाला गलत है। ऋण पर प्राप्त ब्याज सरकार के लिए पूंजीगत प्राप्ति मतलब कैपिटल रेस्पेक्ट है, जो भविष्य में किसी भी देयता का सृजन नहीं करती है। यह सरकार की आय मतलब रिवेन्यू का हिस्सा होता है, न कि उधार जो वापस करना हो, इसलिए सीधे तौर पर देयता नहीं बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्वीडन, उत्तरी मैसेडोनिया। उपयुक्त में से कितने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के सदस्य देश हैं? तो इसका आंसर है 41 का ऑप्शन बी, केवल 4। ऑस्ट्रिया और सर्बिया उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के सदस्य देश नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोलीविया, सेकंड ब्राजील, थर्ड कोलंबिया, फोर्थ इक्वाडोर, फिफ्थ पराग्वे, सिक्स वेनेजुएला। एंडीज पर्वत श्रृंखला उपयुक्त देशों में से कितने में से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, केवल 4। ये ब्राजील और पराग्वे से होकर नहीं गुजरती है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ वेनेजुएला से चिली तक लगभग 7,000 से 9,000 किलोमीटर लंबाई में फैली विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। यह वलित पर्वत फोल्ड माउंटेन श्रृंखला है जो 7 देशों वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अर्जेंटीना में स्थित माउंट एकोनाकागुआ है। यह आंसर हो गया ऑप्शन सी, केवल 4। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित जलाशयों पर विचार कीजिए। फर्स्ट तांगानिका झील, सेकंड टोंसले सैप झील, थर्ड है पाटोस लेगून। भूमध्य रेखा इनमें कितनों में से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44, वर्ष 2022-23 के दौरान हल्दी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। सेकंड, भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में पाई जाती हैं। थर्ड, भारत में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्य हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीपीय विस्थापन की घटना के साक्ष्य हैं? फर्स्ट, ब्राजील तट की प्राचीन शैलों की मेखला पश्चिमी अफ्रीका तट की प्राचीन शैलों की मेखला से मिलती है। सेकंड, घाना के स्वर्ण निक्षेप ब्राजील पठार से व्युत्पन्न होते हैं जब ये दोनों महाद्वीप अलग बगल अवस्थित होते हैं। थर्ड, यह ज्ञात है कि भारत के गोंडवाना अवसाद तंत्र के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न भूखंडों से मिलते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, वायुमंडल में विद्यमान धूल कणों की मात्रा विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक है। कथन 2, उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में कम शुष्क पवन चलती हैं। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। यह धारणा गलत है कि उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में कम शुष्क पवन चलती हैं, बल्कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों में नीचे उतरती हवा के कारण अत्यधिक शुष्क हवाएं मतलब व्यापारिक पवनें चलती हैं। इन क्षेत्रों में शुष्क पवनें अधिक प्रबल और आम होती हैं, जो शुष्क भूमि का निर्माण करती हैं। तो आंसर हमारा हो गया सी,
सेकंड वाला गलत है और फर्स्ट वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं भूखंडों से गुजरती हुई विषुवत वृत्त की ओर मुड़ती हैं, जबकि महासागरों से गुजरती हुई ध्रुवों की ओर मुड़ती हैं। कथन 2, जनवरी में महासागरों के ऊपर की हवा उत्तरी गोलार्ध के भूखंडों की ऊपर की हवा से अधिक गर्म होती है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता। उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं स्थल और जल के असमान वितरण के कारण अधिक अनियमित, टेढ़ी मेढ़ी और अक्षांश रेखाओं के समानांतर नहीं होती हैं। शीतकाल मतलब जनवरी में ये महाद्वीपों पर भूमध्य रेखा मतलब दक्षिण की ओर और महासागरों पर ध्रुवों मतलब उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं, जबकि ग्रीष्मकाल जैसे जुलाई में इसका विपरीत पैटर्न दिखता है। और फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया। जनवरी में उत्तरी गोलार्ध के भूभागों की तुलना में महासागरों के ऊपर की हवा अधिक गर्म होती है। इसका कारण पानी का अधिक ऊष्मा धारित करना है, जिससे महासागर भूभागों की तुलना धीरे धीरे ठंडे होते हैं, जबकि जमीनें वो तेजी से ठंडी होकर अधिक शीतल हो जाती है। तो हमारा सेकंड वाला भी करेक्ट है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही है, लेकिन कथन सेकंड है कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, शैलों पर जल के प्रभाव के संदर्भ में चौक एक अत्यंत पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात है, जबकि मृत्तिका एक नितांत अपारगम्य या न्यूनतम पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात है। कथन 2, जो चौक सरंध्र होता है अतः जल अवशोषित कर सकता है। कथन 3, मृत्तिका बिल्कुल ही सरंध्र नहीं है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इसमें हमारा फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, थर्ड वाला हमारा गलत है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है। कथन तथा वह कथन 1 की व्याख्या करता है। चौक एक अत्यंत पारगम्य हाईली परमिएबल शैल है, क्योंकि ये सरंध्र होती है और इसमें जल आसानी से आ जा सकता है। और मृत्तिका यह एक अत्यंत अपारगम्य यह सबसे कम पारगम्य शैल है। हालांकि इसमें सरंध्र होती है, लेकिन इसके महीन कणों के बीच छिद्र बहुत छोटे और आपस में जुड़े न होने के कारण जल का प्रवाह रुक जाता है। चौक पानी को सोखता है और गुजारता है, जबकि मृत्तिका पानी को सोखकर उसे आगे बढ़ने से रोकती है। तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन गलत हो गया कि मृत्तिका बिल्कुल ही सरंध्र नहीं है, ये गलत है, इसमें सरंध्रता होती है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, वायुमंडल के बिना भूपृष्ठ पर सर्वत्र तापमान हिमांक के बहुत नीचे होता है। सेकंड, वायुमंडल के द्वारा अवशोषित और पाशित ट्रैप्ड ऊष्मा हमारे ग्रह के औसत तापमान को बनाए रखती है। थर्ड, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें विकिरण को अवशोषित और पाशित करने के लिए विशेष रूप से उत्तम है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी। सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट वाला हमारा गलत है। यह बात सही है कि वायुमंडल के बिना पृथ्वी की सतह पर हर जगह तापमान हिमांक बिंदु मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत नीचे होगा। वायुमंडल एक कंबल की तरह काम करता है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव के माध्यम से ऊष्मा को रोककर पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखता है। इसके बिना ये औसतन -18 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।